ये बड़ा कैसे होगा, वहां से जाना पड़ेगा क्या? एक मिनट देखेंगे इसको। देखिए क्या करना है, स्लाइड शो से करना पड़ेगा। वो तो हो गया ना ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऑल टाइप करो, 2 बार करो ना, एक बार और एक बार करो ना। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस, जो कि उस समय अधूरी छूट गई थी। और पैसिव वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसकी हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस के क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में आ जाते हैं। तो उसको हम कोई सामान्य चैप्टर लेके नहीं छोड़ सकते, इसको हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि टेंस और पैसिव वॉइस तो जान है एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज की, आप सिंपली समझ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि पैसिव वॉइस में हमें करना क्या होता है ना, कि पैसिव वॉइस में आपको ये पता ही है कि कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस क्लिप के लिए कलर के लिए अपन क्या करते हैं, येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में एक्चुअली हमको करना क्या है बेटा, कि जो सिंपल फार्मूला होता है ना, कॉमन फार्मूला, हम पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। जो कॉमन फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो कॉमन फार्मूला होता है, अरे थोड़ा सा गलत तरह, इसको मिटा के मैं दोबारा लिखता हूं, थोड़ा सा ढंग से नहीं लिख पाया। हाँ, जो जो कॉमन फार्मूला होता है बेटा, वो पैसिव वॉइस का क्या होता है कि हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, वर्ब की, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद में हम बाय लगाते हैं, और बाय के बाद में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये कॉमन फार्मूला मैंने आपको बताया था, जिसके माध्यम से और उसी तरह से हमको ये करते जाना है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पायल थ्रू द बॉल। तो यहां पर ये देखिए, थ्रू से हमें इसका टेंस पहचान लेते हैं। ये थ्रू से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है बेटा। कौन सा है टेंस? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। दोबारा से मैं समझा देता हूं कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें उसमें लगानी पड़ेगी। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वॉज वर पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, पैसिव वॉइस में पढ़ा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज वर ही लगेगा, जो कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है ना। तो थ्रू से ये पता चल गया हमें। अब यहाँ पर देखिए, पायल क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर थ्रू क्या है? वर्ब है। और द बॉल क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो हम शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? हम द बॉल से शुरू करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर द बॉल, है ना। और यहाँ पर बॉल क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उसमें हम क्या वॉज लगाएंगे, वर्ब की जगह। द बॉल वॉज थ्रोन। ठीक है ना, थ्रोन। ये थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, क्योंकि थ्रू सेकंड फॉर्म है और थ्रोन थर्ड फॉर्म है। तो द बॉल वॉज थ्रोन बाय पायल, है ना, पायल। ये सेंटेंस बन गया। बिल्कुल सिंपल सा तो सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का, कहीं कोई इश्यू ही नहीं है। फिर भी अगर आपको इश्यू होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ बाकायदा, पूरे नहीं पढ़ पाता। अब थोड़ा सा और स्पेशल समय निकालूंगा। ठीक है ना। द पुलिसमैन कॉट द थीफ। अब यहाँ पर देखो, टेंस हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना। और बाकी तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी पैसिव वॉइस के फॉर्मूले, कॉमन फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्प, और उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये पता होना जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? कि भैया जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया से हमें टेंस पता चल जाता है। कॉट क्या है? कैच की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है। तो ये भी बेटा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। ये भी क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में फिर से वही वाज वर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी? वाज वर आएंगी। तो देखिए, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, यहाँ पर हम चालू करेंगे द थीफ से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ का ऑब्जेक्ट थीफ है ना। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट से चालू करेंगे, द थीफ से चालू करते हैं। द थीफ, अब एक वचन है तो हम वर नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। द थीफ वॉज कॉट, है ना। कॉट की थर्ड फॉर्म भी बेटा कॉट ही हो जाएगी। किसके द्वारा? पुलिसमैन के द्वारा।
बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन, ठीक है ना, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो ये इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। आपको कितना इजी है। अब इससे क्या होता है ना बेटा, एक्सरसाइज करने में भी इजी रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखें जरा कि दीपाली ओपन द डोर। सबसे पहले इसका टेंस पता करते हैं कि टेंस कौन सा है। फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पर ये ओपनड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है, सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है ना। ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये शुरू में बेटा ये इतने सारे पास्ट इंडेफिनिट देने का रीजन यही था ना कि एक ही तरह के टेंस जब पढ़ लेंगे ना शुरू में, तो कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आ जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर उसको टेंस ही नहीं आता तो क्या करोगे, तो ओपन पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब हम इसमें जो लगाएंगे पैसिव वॉइस में, वो लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर द डोर क्या है, और ये दीपाली क्या है, सब्जेक्ट है, ओपन यहाँ पर वर्ब है, और द डोर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की हम शुरुआत किससे करेंगे, हम करेंगे द डोर से, ठीक है। किससे करेंगे, द डोर से। द डोर, अब डोर चूंकि सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ओपनड की थर्ड फॉर्म भी ओपनड ही आएगी। द डोर वॉज ओपनड बाय दीपाली, है ना, बाय दीपाली। इस टाइप से सेंटेंस बन गया। कितना सिंपल सेंटेंस है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बोल रहा है कि शॉर्ट से पता चल रहा है कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। कौन सा है ये सेंटेंस, भी पास्ट इंडेफिनिट में है। अभी बाकी और भी प्रैक्टिस आएंगी, चिंता ना करिएगा, ठीक है ना। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वाजवर ही हमको लगाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉयन, तो हम द लॉयन से चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं, द लॉयन। अब लॉयन क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज लगाएंगे। द लॉयन वॉज, शॉर्ट की थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट ही है, शॉर्ट बाय, सब्जेक्ट क्या है, द किंग, तो हमने द किंग का प्रयोग कर दिया। तो आई होप कि ये सबको इजीली समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं 10 बार आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। कितनी बार, 10 बार एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, करके मानेंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, खासतौर से इस मामले में। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्रजापति केप्ट मी वेटिंग, कि प्रजापति ने मेरे को इंतजार, मतलब मेरे को इंतजार करवाता रहा। कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, ठीक है ना। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट हो जाती है। एक मिनट आगे शीट, ओके ठीक है। तो कीप की, अरे हाँ मैं क्या कह रहा था कि कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, केप्ट हो जाती है। तो प्रजापति केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मेरे को ये मी है, और केप्ट वेटिंग क्या है, पूरी एक क्रिया है जो कि इस तरह से यूज हो रही है। सब्जेक्ट यहाँ पर प्रजापति है ही सही, तो यहाँ पर हम आई को लेंगे क्योंकि ये आई को आगे सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है अभी। तो आई वॉज, क्योंकि इसमें ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग, क्या बनेगा, आई वॉज केप्ट वेटिंग, एक मिनट नीचे, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय प्रजापति, बाय प्रजापति। थोड़ा सा नीचे लिखने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड से हम ध्यान रखेंगे कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में अपन को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में जाके देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अब थोड़े से टेंस भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट करते करते तुम भी परेशान हो गए हो, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट अभी भी आएंगे, ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट पीछे नहीं छोड़ेगा हमारा, ठीक है ना। तो आई विल कंक्वायर हिम, कंक्वायर का मतलब होता है जीतना, कुचल देना, बिल्कुल अच्छा जीतना होता है कंक्वायर का मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बेटा, कौन सा टेंस है, टेंस पता करेंगे तो ये विल लगा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। टेंस कौन सा है ये, तो ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में अभी दोबारा से हम एक कॉमन फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है। कौन सी वर्ब में, जो कि मेन वर्ब है। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और बाय के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल और शैल। लेकिन क्या हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे किस में, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे? नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे
वो विल के साथ में बी लगाएंगे, शैल के साथ में भी हम बी शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये विल बी शैल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? ये हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। आपको अच्छी तरह से पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स है जिसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में अप्लाई करना है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हिम ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ कंक्वायर क्या है, ये मेन वर्ब है। तो हिम ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में तो हिम लिखा है, जब इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो इसका केस हो जाएगा सब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। केस मतलब होता है, तो इसको यहाँ पर हम हिम के थोड़ी लिखेंगे, हम इसको किसके तौर पे लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ही विल बी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ही विल बी। कंक्वायर की थर्ड फॉर्म कंक्वायर्ड ईडी लगा देंगे, ठीक है ना? क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे। कंक्वायर्ड बाय। अब ये जो आई है सब्जेक्ट है, ये आई पीछे जाके क्या हो जाएगा? मी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही विल बी कंक्वायर्ड बाय मी, ठीक है ना? इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सारिका विल राइट अ लेटर। यहाँ पर भी विल से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है ना? तो यहाँ पर सारिका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? मेन वर्ब राइट हो गया, और लेटर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? तो हम कहाँ से बनाएंगे? अ लेटर से शुरू करेंगे। इसको तो हम मिटा देते हैं, ठीक है? इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना? अ लेटर विल बी, तो हम कहाँ से चालू करेंगे? अ लेटर से चालू करेंगे। अ लेटर, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसमें भी विल बी का प्रयोग होगा बेटा। किसका प्रयोग होगा? विल बी का। अ लेटर विल बी राइट की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। क्या हो जाएगी बेटा? राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? सारिका सब्जेक्ट है, तो सारिका पीछे जाके सब मतलब सब्जेक्ट के रूप में ही आना है, लेकिन सारिका का सारिका रहेगा, ठीक है ना? बाय सारिका। ये यहाँ पर सेंटेंस बन गया है, ठीक है ना? कितना इजी है पैसिव वॉइस, इतना इजी है कि मैं क्या बोलूं। बस आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना? इतना हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है वो उसका टेंस आप अच्छे तरह से पहचान ले, ये जरूरी होता है। द प्लेयर किक्ड द बॉल। अब ये किक्ड से पता चल रहा है, देखो ईडी लगी है यहाँ पर, कि ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया है। ये कौन सा आ गया है? पास्ट इंडेफिनिट आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट आ गया मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज और वर, ठीक है ना? वाज वर लगेगी। तो यहाँ पर द प्लेयर सब्जेक्ट हो गया, किक्ड यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई, और द बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? द बॉल से करेंगे। द बॉल वॉज किक्ड, वॉज किक्ड। किक सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, किक्ड बाय द प्लेयर। बाय द प्लेयर। कितना आसान है बना। पैसिव वॉइस में करना क्या है? सेंटेंस को उल्टा कर देना है, बस हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। 2-3 चीजें बहुत आसान है बेटा, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। राकेश वॉज मेकिंग अ काइट। राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग। अब यहाँ पर ये जो टेंस है बेटा, ये वॉज से आपको पता चल रहा है, मेकिंग यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, कि ये पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। ये टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया बेटा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है? क्या वाज वर हटा देना है? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाती है। तो बेटा हमें वाज वर नहीं हटाना है, बस वाज वर के साथ में हमें क्या करना है? बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है यहाँ पर? पास्ट कंटिन्यूअस की जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज बीइंग का प्रयोग करना है हमें। किसका प्रयोग करना है? वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करना है, ठीक है ना? वर बीइंग का प्रयोग करना है, इसमें बीइंग शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि काइट क्या है? काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अ काइट वॉज बीइंग ठीक है ना? अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड, है ना? वॉज बीइंग मेड बाय राकेश, ठीक है? ये इस तरह से हमने सेंटेंस बना दी। कितना इजी है बनाना सेंटेंस। सेंटेंस में कोई इश्यू है ही नहीं सकता, अब सवाल ही नहीं है यार। तुम पढ़ने वाले होशियार हो, पढ़ाने वाला भी तुम्हारा टीचर होशियार है,
तो कहाँ दिक्कत आने वाली है अपन को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड हिम, फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर हिम सब्जेक्ट है, यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिम को जब आगे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही रहेगी, तो ही वॉज अरेस्टेड, और किसके द्वारा, बाय पुलिस, बाय द पुलिस यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, पुलिस का प्रयोग करेंगे। तो कितना आसान हो गया है, बिल्कुल, है ना। डिस्कवर कट डाउन द किलो। देखिए फिर से हमारे पास में दुनिया भर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको तो बस मेन तो हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, किसमें तो सारे के सारे बना लेंगे, हमको इशू थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक बार फिर से कॉमन फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो अलग अलग हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी है, उसके बाद में हम बाय लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, द चाइल्ड टीज्ड द डॉग। अब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, कौन सा बेटा, टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चल रहा है, टीज में ईडी लगा है, ठीक है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठा के ऊपर ले आते हैं, वॉज वर आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, टीज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और द डॉग क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे द डॉग से। द डॉग वॉज, द डॉग एक वचन है तो वॉज लगेगा। टीज की थर्ड फॉर्म, टीज्ड की थर्ड फॉर्म भी टीज्ड ही है। द डॉग वॉज टीज्ड बाय द चाइल्ड, यहाँ पर इस तरह से प्रयोग होगा। कितना सिंपल है, आगे से पीछे, पीछे से आगे करना है, कहीं कोई इश्यू ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, द टीचर प्रेज्ड हिम। द टीचर प्रेज्ड हिम, यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट हो गया, प्रेज यहाँ पर वर्ब हो गया, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और चूंकि ये टेंस क्या कह रहा है, ईडी लगा है, इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। ये भी टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाज वर लगाना है। तो ही को, हिम को जब आगे लाएंगे तो हिम को आगे लागे क्या बना देंगे, ही बना देंगे। ही के साथ में वॉज लगता है या वर लगता है, ही के साथ में वर वाज लगता है। तो ही वॉज प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड ही होगी, है ना। प्रेज की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड ही होगी। प्रेज्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। इस तरह से प्रयोग होता है, कितना आसान है। कौन कहता है कि पैसिव वॉइस कठिन है। अब जो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए कितना सिंपल तरीके से अपन समझ रहे हैं इसको कि भाई हमें क्या करना है। देखो सब्जेक्ट समझना है, ऑब्जेक्ट समझना है, वर्ब समझना है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो यार हर बच्चे को आता है ना, किसको नहीं आता है। लेकिन नहीं आता है तो चलिए मैं वो भी समझा दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि भाई कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब 3 शब्द सारे हैं। कोलंबस सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है। डिस्कवर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अमेरिका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके साथ क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर कोलंबस ने खोजा इसलिए वो डूअर है, ठीक है ना, काम करता है, काम कर रहा, उसने किया इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि हमने समझ लिया कि भैया सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सा है। अब हम टेंस पहचान लेते हैं। तो टेंस पहचाना जाता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम फिर से वही वाज वर का प्रयोग करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो अमेरिका को आगे जाके रशिया या चाइना नहीं कर देंगे, है ना। अमेरिका का बेटा आगे जाके अमेरिका ही रहेगा। तो अमेरिका के साथ में, अमेरिका एक वचन है कि बहुवचन है, 2-3 अमेरिका है क्या, है ना, कि मेरे मोहल्ले में भी एक अमेरिका है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है। तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ठीक है ना, बाय कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ये इस तरह से प्रयोग हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन कट डाउन द ट्री। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ कट यहाँ पे लिखा है, इसमें एस वगैरह नहीं लगा है, तो ठीक है ना। तो बेटा ये इसी से, ये मेन वर्ब से ही पता चलेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस में कौन से टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कैसे पता चलेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इससे पता चलेगा कट से।
अब मान के चलिए कट में अगर बेटा एस लगा होता, देखिए जैसे ये ओल्ड मैन क्या है, ये एक वचन सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, या सिंगुलर सब्जेक्ट मान लो आप, ठीक है ना, एक वचन सब्जेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और हमने एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट के रूप में ही दे रखा है। अगर मान के चलिए यहाँ पर एस ईएस होता तो वाज वर्ब की जगह इज एम आर का प्रयोग कर देते, है ना, किसका प्रयोग कर देते हम, इज एम आर का प्रयोग कर देते, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट ये है, ठीक है ना। द ओल्ड मैन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, कट डाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द ट्री यहाँ पर, सॉरी कट डाउन यहाँ क्रिया है और ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्री। तो हम द ट्री से शुरू करते हैं सेंटेंस को, हमने क्या लिखा, द ट्री। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ट्री एक वचन है, तो एक वचन के साथ में वॉज आएगा कि वर आएगा, वॉज आएगा। द ट्री वॉज कट डाउन, द ट्री वॉज कट डाउन बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन। इस तरह से सिंपल तरीके से प्रयोग होगा बच्चा, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द कैट किल्ड द माउस। अब यहाँ पर फिर से किल्ड आ गया, मतलब टेंस तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट फिर से वाज वर्ब लगाना है, तो द माउस से शुरू कर लेते हैं, किससे शुरू कर देते हैं, द माउस से। तो आप मेरे ख्याल से अब तो सब लोग आप भी बना पा रहे हो आराम से, द माउस वॉज किल्ड, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, किल्ड बाय द कैट, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। अब देख लीजिए भाई, पैसिव वॉइस प्रैक्टिस सेट इससे, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते हम लोग क्या करेंगे, शानदार चीजें हासिल कर लेंगे, शानदार पकड़ हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़े से सेंटेंसेस का लेवल बढ़ाया है मैंने, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमें हर प्रकार के सेंटेंस करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फॉर दिस गिल्ट द गॉड विल पनिश अस। सेंटेंस बोल क्या रहा है कि इस गिल्ट के लिए, इस गलती के लिए क्या करेगा भगवान, हमें पनिश करेगा, हमें, ठीक है ना, हमें सजा देगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, फॉर दिस गिल्ट, तो बेटा आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, तो अदर्स में आ जाएगा। आपको फिर से बता देता हूँ, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस में कॉमन फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है, बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द गॉड विल पनिश अस, यहाँ पे विल का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सी है, ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में ले लेंगे, वहां से उधार ले लेंगे भाई, कि तुम मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब उधार दे दो, मैं 1-2 दिन उससे काम चला लेता हूँ, फिर वापस कर दूंगा, ठीक है ना। तो विल बी शैल बी का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है बेटा, विल बी शैल बी, विल शैल का नहीं करना है, विल बी शैल बी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पनिश यहाँ पर मेन वर्ब है, और द गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हम कहाँ से चालू करेंगे, अस से। अब अस को जब आप सेकंड कहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लगाओगे, तो सेंटेंस में क्या करोगे, उसको वी बनाना पड़ेगा ना, अपन को वी बनाना पड़ेगा, उसको सब्जेक्टिव केस में लेना पड़ेगा। तो वी विल बी की शैल बी, तो वी के साथ में बेटा शैल बी का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है ना। अच्छा मैं बता देता हूं कि आई और वी दो ऐसे, ये इनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है, इनके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं पता है तो वी शैल बी, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश्ड, ईडी लगा दो भैया, उसमें क्या है, सिर्फ ईडी लगाना है, क्या करना है, तो वी शैल बी पनिश्ड बाय द गॉड, ये बन गया, बाय द गॉड। सिंपल है यार, कोई दिक्कत थोड़ी आनी है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं तो दिक्कत कहां से आ जाएगी यार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वी ऑप्रेस अवर नेबर्स, कि हम अपने नेबर्स को दबाते हैं, ऑप्रेस करते हैं, अत्याचार करते हैं, इस टाइप का, मतलब ऑप्रेस का मतलब जनरली दबाना, अत्याचार करना, ठीक है ना, परेशान करना, ये होता है, ओके। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, ऑप्रेस क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर अवर नेबर क्या है। अच्छा वी ऑप्रेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ईडी वीडी कुछ नहीं लगाया, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। ये कौन सा टेंस है बेटा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी तो मालूम है कहाँ आ रही है, कि टेंस को पहचानने में ही सिर्फ आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि भाई टेंस कौन सा, ये पहचानना हो सकता है आपको दिक्कत दे रहा हो। अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर तो ये कोई इश्यू ही नहीं है, और अगर वो दे रहा है तो हम एक वीडियो और अलग से बनाएंगे जिसमें हम टेंस पढ़ लेंगे, अलग से पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ना जरूरी लगता है, ठीक है ना। तो वी ऑपरेस कल भी हमारा एक्चुअली क्या है ना, किसी व्यस्तता की वजह से कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अदरवाइज आपको अभी तक तो हम रिकॉर्ड करके दे देते। तो वी ऑपरेस अवर नेबर में वी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ऑपरेस वर्ब है, और अवर नेबर, तो अवर नेबर से चालू करते हैं भाई, है ना। अवर अवर नेवर्स। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे इज एम आर। क्या लगाएंगे बेटा, इज एम और आर का प्रयोग करेंगे। तो अवर नेबर्स आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ आर का प्रयोग क्यों हो रहा है, नेबर्स बहुवचन हो गया ना भाई, एस लगाया ना, तो अवर नेबर्स आर ऑपरेस्ड। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ऑपरेस्ड कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। ऑपरेस्ड किसके द्वारा, बाय, हमारे द्वारा। वी को पीछे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। तो अवर नेबर्स आर ऑपरेस्ड बाय अस का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ओबे द गॉड। तो यहाँ पे ऑल क्या है बेटा, सब्जेक्ट हो गया, ओबे यहाँ पर वर्ब हो गया, और द गॉड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी, एवरीवन इस टाइप का प्रयोग हो जाए, ऑल का प्रयोग हो जाए, तो हम इसको पीछे की तरफ बाय करके नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वहीं क्रिया के बाद में, थर्ड फॉर्म के बाद में ये जैसे ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे ये फॉर्मूला आ गया ऊपर, कौन सा ये फॉर्मूला आ गया, ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब ऑल या एवरीवन लगाना है लगा दो, लेकिन जनरली लगाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखिए, द गॉड, द गॉड। अब चूंकि ये यहाँ पर सेंटेंस है कौन सा, पहले टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। द गॉड इज ओबेड, द गॉड इज ओबेड का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। द गॉड इज ओबेड, और ये बाय लगा के ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, बाय ऑल करने की जरूरत आपको नहीं है, ये ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है आपका, ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से टेंस बदल गया है, और टेंस कौन सा आ गया क्वेश्चन नंबर, उसमें टेंस आ गया है ये, इसमें फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया। क्या आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया है ये, ठीक है ना। तो ये जो मेड का प्रयोग हो रहा है, इससे पता चला है पास्ट इंडेफिनिट। वो पास्ट इंडेफिनिट में तो हमको पता ही है कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज और वर का प्रयोग करें वॉज और वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और मून एंड स्टार्स यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, द मून एंड स्टार्स, ठीक है ना। या चलो यहाँ पे द नहीं लगाया, तो अपन द नहीं लगाते, अदरवाइज ये यूनिक चीजों के साथ में आर्टिकल में द लगता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन इसको ऐसे कैसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, सर द क्यों लगाया, भाई यूनिक वस्तु में लगता है, इसमें नहीं लगाना तो अपन नहीं लगा रहे, चलो ठीक है। इस तरह से मून एंड स्टार्स ही कर लेते हैं ना, ताकि समझने में आसानी रहेगी। मून एंड स्टार्स। अब मून एंड स्टार्स मेड, यहाँ पर वाज वर लगाना है, तो चूंकि बहुवचन है तो वर का प्रयोग होगा वर मेड। अब किसके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा, तो बाय हिम, ही को पीछे ले जाके क्या कर देंगे हम, हिम का प्रयोग कर देंगे। कितना सिंपल ही तो है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, द गॉड मेड द वर्ड। तो यहां पर द वर्ड, ठीक है ना। अब यहां पर क्या मेड, ये भी कौन सा टेंस कौन सा है, मेड से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है ना। द वर्ड वॉज made by the god, by the
गॉड। इस तरह से हम प्रयोग कर करके बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू की बात ही नहीं है ना, कोई इश्यू की बात ही नहीं है। ओके, तो समझ में आ रहा है ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यू ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पर क्रिया बदल गई है, यहाँ पर ये टेंस की जगह क्या आ गया है? ऑट टू, मतलब मॉडल का प्रयोग हो गया है। ऑट टू क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हम किसको बोलते हैं? ऐसी क्रियाओं को मॉडल वर्ब बोलते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का असर नहीं होता है। नहीं आया समझ में? दोबारा समझाता हूँ, दूसरी तरीके से समझाता हूँ कि जो ये कैन, कुड, मे, माइट, ये है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि सब्जेक्ट के रूप में अपन ही लगा रहे हैं, है ना, इसके बाद में हम यू लगा रहे हैं, इसके अलावा हम दे लगा रहे हैं, या फिर हम आई लगा रहे हैं। तो जो भी बेटा जो क्रिया लगती है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब पर उन सब्जेक्ट का असर होता है। ही होगा तो क्रिया हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, दे होगा तो हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। मान के चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं कि ये तीनों का प्रयोग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही के साथ आप क्या लगाओगे? ही के साथ आप इज लगाओगे कि आर लगाओगे? भाई इज लगाओगे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप, और टेंस बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगी। अब यू के साथ में बेटा आप क्या इज लगाओगे कि आर लगाओगे? तो आर लगाओगे। दे के साथ में भी आप आर ही लगाओगे। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इन ये जो क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर इन सब्जेक्ट्स का असर होता है। मतलब ये सब्जेक्ट असर डालते हैं। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगी। लेकिन क्या इन जो ऑट टू है, कैन, कुड है, इनके ऊपर असर नहीं होता है। ही के साथ में आप कैन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में सब्जेक्ट अगर चेंज हो गया तो उससे कैन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट फिर से चेंज हो गया, दे हो गया, तब भी कैन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कैन कैन ही रहेगा, कुड या मे, माइट में नहीं बदल जाएगा। तो इसलिए हम इसको मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, एक वचन और बहुवचन होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढींट है ये क्या है? ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये ढींट है। एक्चुअली क्या है? सब्जेक्ट बदलने से इनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ये चीज है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 वाला चल रहा था। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत, है ना। चलिए यहाँ पर जाके कर देते हैं इसको यार। अब तो यहाँ से इरेज ऑल कर देते हैं। हाँ, तो यार क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यू ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर ऑट टू के साथ में अपन को क्या करना है? बी शब्द का प्रयोग करना है। ऑट टू बी यहाँ पर रेगुलर कर देंगे हम। क्या करेंगे? ऑट टू बी कर देंगे इसको। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यू क्या है? सब्जेक्ट है, ऑट टू हेल्पिंग वर्ब है, रेस्पेक्ट क्या है? मेन वर्ब है, और एल्डर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब की इसको थर्ड फॉर्म लगाना है। सबसे पहले हमने लगाया, उठाया यहाँ पर एल्डर्स। तो सबसे पहले हमने एल्डर्स का प्रयोग किया, द एल्डर्स, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या कह रही है भैया? ऑट टू है। तो ऑट टू का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑट टू बी कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ऑट टू बी। ये ऑट टू बी लगाएंगे कब? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। कब लगाएंगे? जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है ना। ऑट टू बी, ये बी लगा दिया हमने। ऑट टू बी के बाद में हमने क्या करना है? ऑट टू बी के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पर? रेस्पेक्ट। तो हम क्या कर देंगे? रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो गई। रेस्पेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? यू के द्वारा, कि यू ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो ये सब्जेक्ट है यू, जो पीछे जाके क्या बन जाएगा? बाय यू ही रहेगा। यू के फॉर्मेशन बनावट में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, यू के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द एल्डर्स ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगर आप चाहो तो इसमें यू का प्रयोग हटा भी सकते हो, द एल्डर्स ऑट टू बी रेस्पेक्टेड, इतना भी काफी हो जाएगा। क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सलाह या जो नैतिक करते हुए बताती हैं, तो कई बार उनमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने का ऐसा कोई मतलब, लगा भी दो नहीं भी लगा दो, दोनों चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भैया आई शैल वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा, ठीक है ना। तो शैल है मतलब कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट तो आई यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वार्न यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और यू क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस यू से चालू होगा। यू क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यू ले लिया। अब जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यू के साथ में शैल तो लगाएंगे नहीं, तो यू के साथ में हम लगाएंगे विल, लेकिन विल के साथ में हम बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू विल बी। भाई ये जो शैल लगा है ये लगा है आई के अकॉर्डिंग, और आई के अकॉर्डिंग शैल लगता है, लेकिन यू के साथ में शैल का प्रयोग जनरली नहीं होता है। जनरली बोला मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं है। जब आपको धमकी देने मतलब कई सारी चीजें हैं तब यहाँ पर शैल का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अपन सिंपली तरह से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यू विल बी, वार्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? वार्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वार्नड हो जाएगी। तो यू विल बी वार्नड बाय, किसके द्वारा वार्न किया जाएगा? मेरे द्वारा, आई के द्वारा। तो आई पीछे जाके ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो मैं आपको जलेबी खिलाऊंगा, ठीक है ना। भाई ये मजाक की बात थी, क्योंकि मैं तो देखो बांटने आ नहीं सकता। कोई मान के चलो बिहार में बैठा है, वो वीडियो देख रहा है, इसको खाना है, वो जिसको यहाँ पर खाना है तो वो इंदौर में आ जाए। बाकायदा मैं इंदौर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आज का वीडियो मेरे मित्र के रूम पर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि मतलब कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कल हम एक वीडियो लेके नहीं आए, अब कल हम वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए बच्चा, है ना, क्योंकि हम तो रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, डेफिनेटली हर दिन एक वीडियो आएगा, लेकिन जैसे कल नहीं कर पाए क्योंकि कल हमारे जो मित्र थे वो बिजी थे। उनकी कोई महिला मित्र होंगी तो उनके साथ बिजी होंगी। तो हमारे मित्र एक्चुअली अपनी महिला मित्र के साथ बिजी थे, तो इस वजह तो हमारे मित्र भी देखो पीछे से बोल रहे हैं, तो बीच में छोटी छोटी सी मस्ती मजाक होते रहना चाहिए, मजा आता है क्लास में, थोड़ा सा बोरियत नहीं बनती है। तो वो भी महिला मित्र के साथ थे, हम भी किसी के साथ ही थे भाई। हम पुरुष मित्र के साथ थे एक्चुअली। तो वैसे भी संडे था यार, एक दिन की तो छुट्टी लेना पड़ेगा। डेली एक्चुअली क्या होता है ना, पीपीटी बनवाना, ये करना बड़ा मुश्किल हेक्टिक जॉब हो जाता है ना, काम हो जाता है। तो बीच बीच में जिन लोगों को नहीं पता है ना, सर को उन्होंने क्या है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, दूर दूर बैठे हैं, डायरेक्ट इंदौर के बच्चे तो जानते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं, अब जो नहीं जानते उनको तो उनने तो मुझे शायद मुस्कुराते कम ही देखा होगा। मैं खूब मुस्कुराता हूँ, ठीक है, तुमको भी मुस्कुराना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इंडियंस कुड एक्सपेल द इंग्लिश। ये 9 क्या है? ही कैन राइट, अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे कर दिया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। द इंडियंस कुड एक्सपेल द इंग्लिश। अब यहाँ पर इंडियंस की बात हो रही, तो यहाँ इंग्लिश किसी भाषा के रूप में नहीं आ रहा है। इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोगों को भी इंग्लिश ही बोलते हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको भी इंग्लिश बोलते हैं। और भाषा जो है, जो इंग्लिश भाषा है उसको भी इंग्लिश ही बोलते हैं। लेकिन वहां पर इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, भाषा निकालने की बात नहीं हो रही है कि भाई भारतीयों ने भाषा निकाल दिया, निकाल सके, ठीक है ना। तो यहाँ द इंडियंस क्या है बेटा? यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेल क्या है यहाँ पर? एक्सपेल यहाँ पर है मेन वर्ब, और द इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द इंग्लिश से शुरू करते हैं। द इंग्लिश कुड। अब कुड तो लगा दिया, एक होता है कुड और एक होता है कुड। तो कुड कुड़ नहीं कर रहा है, कुड है ये, ठीक है ना। तो बेटा कुड के साथ में क्या लगाएंगे हम? कुड के साथ में लगाएंगे बी। अब ये बी क्यों लगाया? बी लगा के हम इसमें आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट अगर अकेला कुड है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसका बेटा? जब कुड वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा बी लगाकर ही बनेगा। तो द इंग्लिश कुड बी, यहाँ पर तो कुड है, हमने बी लगा के उसको पैसिव वॉइस बनाने में मदद की है। तो द इंग्लिश कुड बी। अब कुड बी के बाद में एक्सपेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सपेल्ड हो जाएगी, है ना, एक्सपेल्ड हो जाएगी। एक्सपेल्ड बाय द इंडियंस, क्या हो जाएगा? बाय द
इंडियंस, इस तरह से ये लिखा जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ही कैन राइट अ लेटर। अब उसको क्या करते हैं, ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से गड़बड़ करा है, तो इसके लिए अपन इसको मिटा देते हैं, तो समझ में तो आ ही गया ना आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितने अजीब तरह से मस्त तरीके से दे रखा है ना यहाँ पर, ठीक है ना। ही कैन राइट अ लेटर, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल वर्ब है, राइट यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम किससे शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे अ लेटर से। कौन से, अ लेटर से। तो अब लेटर से मुझे ध्यान आया कि कल सर हमसे पूछ रहे थे कि सर मुझे प्रेम पत्र लिखना है, कैसे लिखूं। तो आज देखो, अब मुझसे मुझे क्या पता भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं तो, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे क्या पता है ना, मैंने तो कभी लिखे नहीं है। अब देखो यार, अब उनको समझाना पड़ेगा, वो खुद ही लिखेंगे, लिख के मुझसे फिर प्रूफ रीडिंग करवाएंगे, वो प्रूफ रीडिंग करवाएंगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, ठीक है। तो अ लेटर, अब यहाँ पर कैन का प्रयोग हो रहा है ना, तो कैन के साथ में भी हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैन के साथ भी कुड लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। अ लेटर कैन बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, क्या हो जाएगी, रिटर्न। किसके द्वारा लिखा जाएगा, बाय, सॉरी मी नहीं, हिम आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही को जब ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट केस हिम हो जाएगा बेटा। आई होप कि ये सबको आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना। और अगर मान के चलो कि इसको इंदौरी भाषा में बोलना है, शुद्ध इंदौरी में, तो आ रिया है बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा कि भाई सबको समझ में आ रिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, प्रोफेसर सिन्हा लव्स द एंड टीचेस द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा सब्जेक्ट है, लव एंड लव्स एंड टीचेस यहाँ पर वर्ब है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ये टेंस क्या है, ये टेंस है जब लव में एस लगा है, टीच में एस लगा है, तो ई एस लगा है, सॉरी, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कौन सा टेंस हो गया बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर, ठीक है ना, इज एम आर लगेगी, लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है, किसको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर सिन्हा पढ़ाते हैं और प्यार करते हैं भैया अपने विद्यार्थियों से, तो द स्टूडेंट्स से चालू करेंगे हम सेंटेंस, किसके चालू करेंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इज एम आर में आर लगेगा कि एम लगेगा, भाई स्टूडेंट्स बहुवचन है ना, स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में इज एम आर में से क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, तो द स्टूडेंट्स आर, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लव्स एंड टीचर्स को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म लगाना है तो दो दो क्रियाएं हैं, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो टीच थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड, है ना, एंड टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। द स्टूडेंट्स आर लव्ड एंड टॉट, किसके द्वारा, प्रॉपरली। अब यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉपर बाय प्रोफेसर सिन्हा प्रॉपरली भी कर सकते हैं, और प्रॉपरली अभी भी लगा सकते हैं कि द स्टूडेंट्स आर लव्ड एंड टॉट प्रॉपरली बाय प्रोफेसर सिन्हा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉट प्रॉपरली बाय प्रोफेसर सिन्हा। भाई एक हमारे दोस्त हैं श्योपुर में हमारे कई सारे दोस्त हैं ना, मैं बेसिकली श्योपुर से हूँ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं, बड़ौदा श्योपुर, ठीक है। तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं एक्चुअली, कामिल मोहम्मद, अगर वो बाई चांस वो ये वीडियो देखें तो उनको समझ में आएगा कि एक प्रोफेसर सिन्हा थे, प्रोफेसर नहीं थे वो, सिन्हा थे। और ये मैं बात बता रहा हूँ लगभग 22-23 साल पुरानी। तो मेरे ख्याल से मेरे मित्र को ध्यान होगा, अगर वो कभी बाई चांस ये पूरा वीडियो देखें और ये सुनेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आई होप सो, है ना, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सुपरमैन कैन डू एनीथिंग। तो भैया सुपरमैन क्या तुम भी कर सकते हो, सुपरमैन में क्या है, कैन डू एनीथिंग। अब यहाँ पर कैन का प्रयोग हो रहा है, कैन का प्रयोग हो रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बेटा पैसिव वॉइस में इसको कैन बी करना पड़ेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे जो कि हम कॉमन फॉर्मूले में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन भी लगा दिया, प्लस वी थर्ड,
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो हम कॉमन फॉर्मूला लगा रहे हैं। कैन बी क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, जहां हेल्पिंग वर्ब लगाता था ना वहां पे कैन भी लगा दिया, क्योंकि इसमें कैन है इसलिए लगा दिया। ओके, तो यहां पर एनीथिंग से चालू होगा भैया। क्या किससे चालू होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग। तो एनीथिंग कैन बी, अब डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय किसके द्वारा? सुपर वुमन के सुपरमैन, बाय सुपरमैन, बाय सुपरमैन। एनीथिंग कैन बी डन बाय सुपरमैन। ये सिंपल तरीके से हम इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं कर लेते हैं। इसमें चलिए अभी 44 मिनट का हुआ है, अभी हमारे पास 15-16 मिनट का टाइम है, ताकि हम और एक्सरसाइज में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आई कैन डू दिस अपहिल टास्क। भैया ये बड़ी बात है जो है, ये मैं कर सकता हूँ, बड़ी जो काम है ये मैं कर सकता हूँ। तो ये फिर से कैन का प्रयोग हो गया, तो कैन में तो कैन भी लगाना ही है। तो आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, दिस अपहिल टास्क ये ऑब्जेक्ट है। बेटा ये पूरा है ऑब्जेक्ट। तो आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे कि दिस अपहिल टास्क, बिल्कुल ऐसे कैसे ले लीजिए, दिस अपहिल टास्क कैन बी, यहां पर कैन की जगह क्या हो जाएगा? कैन बी, कैन बी। डू की जगह थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? डन, है ना। और बाय किसके द्वारा? आई के द्वारा, मैं के द्वारा। तो पीछे जाके आई किस में बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा। तो आई होप सो कि मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी, मेरे फैन तो कई क्या ही होंगे मेरे, है ना, लेकिन अगर 2-4 कुछ फैन बन गए मेरे बाई चांस, तो मुझे लगता है कि उनको पसंद आ रहा होगा पक्के में, ठीक है ना। मुझे आज तक कभी किसी ने बोला नहीं कि सर हम आपके फैन हैं, तो इसलिए क्या है ना, मुझे लगता है ना कि फैन तो क्या ही होंगे, ठीक है। कभी कोई बोलेगा तो समझेंगे भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखें जरा। संजय विल रीड दिस लेटर। तो संजय क्या है यहाँ पर बेटा? ये सबसे पहले तो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया तो फिर कैन की जगह अपन क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं इसको। कैन की जगह क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी ना जो भी चेंज होके। हाँ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक मिनट, ये यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं पढ़ा के आता हूँ, है ना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको क्या करना है? विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है। तो यहां पर देखें, दिस लेटर से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट संजय सब्जेक्ट है, रीड यहां पर क्या है? वर्ब है, और दिस लेटर यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर दिस लेटर से हमने चालू किया। दिस लेटर विल बी। अब यहां पर रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग तो यही रहेगी, लेकिन इसको बोलेंगे रेड। क्या बोलेंगे इसको? रीड नहीं पढ़ना है। दिस लेटर विल बी, रीड नहीं पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस है ना, तो थर्ड फॉर्म है ये। यहाँ पे बी लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर रेड, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे रेड। दिस लेटर विल बी रेड बाय संजय, ठीक है ना। इस तरह से प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। द कंट्री विल नॉट फॉरगेट द सर्विसेज ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट है द कंट्री। यहाँ पे विल नॉट तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। फॉरगेट क्या है? इसका वर्ब है, मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द सर्विसेज ऑफ गांधी जी, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टेंस क्या कह रहा है? टेंस कह रहा है कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट हूँ। क्या कह रहा है ये टेंस? कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट हूँ, ठीक है ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो यहां शुरू कैसे करेंगे? पूरा सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। गांधी जी ऑब्जेक्ट नहीं है, द सर्विसेज ऑफ गांधी जी पूरा लिखना पड़ेगा। तो द सर्विसेज यहां से लिखना चालू कर देते हैं। द सर्विसेज ऑफ गांधी जी अच्छा, गांधी जी की स्पेलिंग चलो जी में जे आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में तो चलता है ये, आई की जगह डबल ई लगा लिया, कोई इश्यू नहीं। गांधी जी, द सर्विसेज ऑफ गांधी जी विल नॉट बी, क्या बनेगा बेटा?
विल नॉट बी। अब विल नॉट बी के बाद में फॉरगेट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बनेगा इसकी थर्ड फॉर्म? फॉरगॉटन। क्या बनेगा? फॉरगॉटन। फॉरगॉटन बाय द कंट्री, फॉरगॉटन बाय द कंट्री, बाय द कंट्री। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आए, बीच में बोर हो जाओ, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं बढ़िया बढ़िया चुटकुले लाके तुमको सुना दूंगा, मस्त हो जाओगे इसमें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करने हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हो जाएगा, अपना टाइम भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखने से नीचे का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा बच्चा, ठीक है ना। टिंग टोंग। तो ये हो गया। आई शैल हेल्प यू। टेंस क्या है? टेंस शैल लगा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। गनीमत है पास्ट इंडेफिनिट से पीछा छूटा, ऊपर लगा, यहाँ बना लेते हैं, तो वही विल भी शैल भी लगेगा। आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यहाँ पे मेन वर्ब है, और यू क्या है यहाँ पर? तो यू से चालू करते हैं। यू शैल भी नहीं, यू विल भी आएगा बच्चा। क्या आएगा? यू विल बी। यू विल बी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड हो जाएगी। यू विल बी हेल्प्ड बाय किसके द्वारा? आई के द्वारा। तो आई पीछे जाके क्या हो जाएगा? मी में बदल जाएगा भैया, ऐसा होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर समझ में नहीं आई तो मैं और अच्छी तरह से समझा देता हूं, तुम बता दिया करो बस यार। देखो बताना जरूरी है, नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। भावनाओं को एक्सप्रेस करना जरूरी है, अदरवाइज भावनाएं अंदर ही रह जाएंगी। तो उसको बता दिया करो, जिसको जो बोलना है बता दिया करो भाई, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन और कर देते हैं, 4 क्वेश्चन में काम अपना तमाम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये यहाँ तक कर देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें तो 3 लेक्चर बन जाएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि अगला लेक्चर में शायद इसका पैसिव वॉइस का नहीं लाऊंगा, या जैसा भी होगा देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन का प्रयोग हो रहा है, कैन का प्रयोग हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में इसको क्या करेंगे? कैन बी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कॉमन फार्मूला ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद लगाना है बाय, और बाय के बाद लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व यहाँ पे मेन वर्ब है, दिस क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू करेंगे दिस क्वेश्चन से। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी, कैन की पैसिव वॉइस में कैन को कैन बी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेन वर्ब सॉल्व है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड हो जाएगी। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय, यू को यू ही बोलते हैं, यू आगे आए चाहे पीछे आए यू रहता है, कुछ और ही या शी नहीं बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। He is doing his graduation from JNU न्यू दिल्ली। JNU की फुल फॉर्म नहीं पता है तो बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, JNU। तो ही सब्जेक्ट है, इज डूइंग यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम JNU। हिज ग्रेजुएशन यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, हिज ग्रेजुएशन। तो हम शुरू करते हैं हिज ग्रेजुएशन से, ठीक है ना। हिज ग्रेजुएशन, अब अमेरिकन इंग्लिश में क्या है ना, इसको ग्रेजुएशन की जगह ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन, वहां पे डी ही बोला जाता है जनरली, ठीक है ना। तो आजकल कई सारे लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन की जगह डुएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सही हैं अपने आप में, दोनों ही सही हैं। तो जो भी ग्रेजुएशन बोलते हैं वो कृपया ये न समझें कि ग्रेजुएशन गलत है, वो भी सही है, आप भी सही हैं, आप तो हमेशा ही सही हैं। ओके, तो अब ये टेंस देख लेते हैं बेटा। टेंस कौन सा है? इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है बेटा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो इसमें इज आर के साथ में लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग। कौन सा बीइंग? बीइंग नहीं, ये वाला बीइंग, ठीक है ना, ये लगाएंगे, ठीक है ना। तो हिज ग्रेजुएशन, अब ये भी चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इज बीइंग, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी। His graduation is being done from, या तो by him लगा सकते हैं, यहां पर by him ऐसे लगा सकते हैं, by
हिम फ्रॉम JNU न्यू दिल्ली। और अगर चाहो तो ये बाय हिम फ्रॉम JNU न्यू दिल्ली के बाद भी लग सकता है, जगह नहीं है इसलिए दोनों चीजें नहीं लिख पा रहा हूं। तो हिज ग्रेजुएशन इज बीइंग डन बाय हिम फ्रॉम JNU न्यू दिल्ली। फ्रॉम पूरा लिखना पड़ेगा क्या, JNU न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली तो रहने ही दो, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। हाँ, भरत हैज गॉट हिज स्कूलिंग फ्रॉम HD जैन स्कूल अर्रा। अर्रा उत्तर प्रदेश में बेटा एक जिले का नाम है, मेरे ख्याल से जिला ही है शायद, जो भी है। या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बिहार में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में है मेरे हिसाब से। तो भरत हैज गॉट हिज स्कूलिंग। अब यहाँ पर क्या है, भरत सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है बेटा, गॉट। हिज स्कूलिंग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे हम। हिज स्कूलिंग, हिज स्कूलिंग। अब ये टेंस कौन सा है, हैज आ गया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज नहीं लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। हिज स्कूलिंग हैज बीन, गॉट की जगह गॉट का थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होगा। हिज स्कूलिंग हैज बीन गॉट बाय भरत फ्रॉम HD जैन स्कूल। फ्रॉम HD जैन स्कूल, पूरा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इसके बाद में करते हैं खत्म। ज्योति हैज डन अ पेक्यूलियर रोल इन बिल्डिंग माई लाइफ, कि ज्योति ने मेरी जिंदगी को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है। कौन ज्योति, क्या मेरी जिंदगी में कोई ज्योति है? नहीं भाई, ज्योति थी तो सही, आज नहीं, अब 20 साल पुरानी बातें। तो देखो जरा, ज्योति हैज डन अ पेक्यूलियर रोल इन बिल्डिंग माई लाइफ। तो ज्योति सब्जेक्ट है, डन यहाँ पर ऑलरेडी एक वर्ब है। अब पेक्यूलियर रोल इन बिल्डिंग माई लाइफ, ठीक है ना। अब हाँ, अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तरह, लेकिन अब दो नहीं बनाएंगे, अपन एक ही बनाएंगे कि अ पेक्यूलियर रोल, अ पेक्यूलियर रोल has been done by Jyoti in building my life, in building my life। एक तो ये इस तरह से बन जाएगा, एक इस तरह से भी बन जाएगा, a peculiar role has been done in building my life by ज्योति भी हो जाएगा, है ना। तीसरी तरह से भी बन जाएगा, a peculiar role in building my life has been done by ज्योति, इस तरह से बन जाएगा। तो थोड़ा सा समझ आ जाएगी ना, तो आप सेंटेंस को आगे पीछे ऊपर नीचे करना सीख जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपका आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आएगा आपको। मेरी उम्मीद तो यही है, क्योंकि भाई मैं कोशिश तो पूरी करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों में समझा पाऊं, और ये सरलता ही मेरे व्यक्तित्व का मूल है, ठीक है ना। ये सरलता ही मेरी टीचिंग का मूल है, मेरे व्यक्तित्व का मूल है, जिसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा, और आप मुझे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे। तो कृपया करके एक रिक्वेस्ट जाते जाते कर देता हूं, कर ही दी, फिर से कर देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और अपने मित्रों में, अपने जान पहचान वालों में शेयर करिए, ताकि वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। कल फिर से एक नया वीडियो लेके, एक नया चैप्टर लेके मैं आपके सामने आता हूँ, जो कि हमेशा की तरह बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय।